गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 के नेक्स्ट पार्ट में जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द टर्म प्लेज। प्लेज टर्म भी बेलमेंट से ही मिलती जुलती हुई टर्म है, लेकिन इसको भी एक अलग तरह की सिचुएशन में स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि प्लेज का मतलब क्या होता है। प्लेज को हिंदी में गिरवी कहा जाता है। प्लेज का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन अपनी कोई वैल्यूएबल कमोडिटी किसी दूसरे पर्सन के पास सिक्योरिटी के रूप में रख देता है और उसके बदले में उस पर्सन से कुछ पैसे उधार ले लेता है, इस शर्त पर ले लेता है कि कुछ समय के बाद मैं ये पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और मेरी चीज़ आप मुझे वापस कर देना। इस तरह की सिचुएशन में, जिसे हम कॉमर्स में आमतौर पर सिक्योर्ड लोन बोल देते हैं, इसको लॉ की भाषा में प्लेज कहा जाता है। प्लेज में जो पर्सन अपनी चीज़ों को प्लेज करता है सिक्योरिटी के रूप में किसी दूसरे पर्सन के पास, उसका पोजेशन ट्रांसफ़र करता है, उसे गिरवी रखने वाला प्लेजर कहा जाता है। जिसके पास वो चीज़ें गिरवी रखी जाती हैं सिक्योरिटी के रूप में, जो पैसा उधार दे रहा है, उस पर्सन को प्लेजी कहा जाता है। तो दो पर्सन इन्वॉल्व हो गए। प्लेजर जो चीज़ों का ऑनर है, प्लेजी जिसके पास उन चीज़ों का पोजेशन सिक्योरिटी के रूप में ट्रांसफ़र किया गया है, वो पर्सन प्लेजी कहलाता है। दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहा जाता है। इसे सेक्शन 172 में भी डिफाइन किया गया है। उसमें कहा गया है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ एक पर्सन अपनी चीज़ों को दूसरे पर्सन के पास सिक्योरिटी के रूप में रख रहा है, वो बेलमेंट तो उसमें शामिल हो ही गया। वो इस पर्पस से रख रहा है कि जब वो अपना प्लेजर, अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा, यानी कि जब अपने पैसे जो लोन वाले हैं वो वापस कर देगा, उसे प्लेजी से वो चीज़ें वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस तरह की सिचुएशन को हम प्लेज बोलते हैं। जो चीज़ों का मालिक होता है वो प्लेजर कहलाता है, जिसके पास वो सिक्योरिटी के रूप में रखी जाती हैं वो प्लेजी कहलाता है। तो प्लेजर और प्लेजी दो इसमें पार्टी शामिल होगी। प्लेजर को पॉनर भी कहा जाता है और प्लेजी को पॉनी भी कहा जाता है। अब इसके बाद हमने इसमें जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है कि एक वैलिड प्लेज के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक प्लेज वैलिड कब मानी जाती है, वैध गिरवी के आवश्यक लक्षण। सबसे पहला है प्लेज ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली। प्लेज मूवेबल गुड्स पर अप्लाई होता है, वो जो हमारी करंट असेट्स हैं उन पर अप्लाई होता है। मूवेबल गुड्स को प्लेज में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स। प्लेज का जो सबसे मेन फीचर होता है, इसमें वो चीज़ें जिसके अगेंस्ट लोन लिया जाना है, जो चीज़ें प्लेज की जानी हैं, वो प्लेजर के अधिकार से निकल करके प्लेजी के अधिकार में जानी जरूरी होती हैं। पोजेशन ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेजर टू द प्लेजी। वो प्लेजी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, प्लेजी के एजेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके मैनेजर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, प्लेजी के बिहाफ पर थर्ड पार्टी के पास रखी जा सकती हैं, लेकिन गुड्स का पोजेशन ट्रांसफ़र होना जरूरी है, नहीं तो प्लेज बनता ही नहीं है। नेक्स्ट है जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स। ये पॉइंट हम बाद में अलग से भी डिस्कस करेंगे। हम किन चीज़ों को प्लेज कर सकते हैं, जिन चीज़ों के हम मालिक हैं। जिन चीज़ों के हम मालिक ही नहीं हैं वो चीज़ें हमें किसी दूसरे के पास प्लेज रखने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो जो चीज़ें हमारी हैं, जिसके हम ऑनर हैं, जिसके हम मालिक हैं, जिस पर हमारा मालिकाना हक है, जिसमें हमारा हिस्सा है, हम उन्हीं चीज़ों को प्लेज कर सकते हैं, तभी वो जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स कहलाता है। अदरवाइज वो अगर जुडिशियल नहीं है, लीगल नहीं है, वो लॉफुल नहीं है, तो वो प्लेज भी वैलिड नहीं होगा। प्लेज में नेक्स्ट फीचर है जो अपने आप में ही समझने वाला है, सेलेबल कमोडिटी। प्लेज किसको किया जाएगा, सेलेबल कमोडिटी को। जिस चीज़ की कोई मार्केट में वैल्यू है तभी तो वो सिक्योरिटी के रूप में प्लेजी उसे अपने पास रखेगा, नहीं तो उसे वो अपने पास रखेगा ही नहीं। नेक्स्ट इसका जो फीचर आता है वो है रिटर्न ऑफ गुड्स। जैसे ही प्लेजर ड्यू डेट पर जो उसने लोन लेना था, वो लोन उसने जो लिया था, जब वो वापस कर देगा तो प्लेजी को वो चीज़ें वापस देनी पड़ेंगी। प्लेजर को अपनी चीज़ें वापस प्राप्त करने का अधिकार होता ही होता है। नेक्स्ट अब इसके अंदर जो हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं वो बेलमेंट की तरह से ही सिचुएशंस जो हैं उसी से मिलते जुलते हुए आएंगे। पहला जो हम इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं वो पर्सन जो प्लेजर है, जो ऑनर है, जो चीज़ों का मालिक है, उसकी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती हैं, जिन चीज़ों को वो
प्लेज कर रहा है, उसकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है बेलर की तरह टू डिस्क्लोज डिफेक्ट इन गुड्स। जिन चीज़ों को वो प्लेज कर रहा है उनमें कोई डिफेक्ट है, उनमें कोई कमी है, उनमें कोई दोष है, तो वो दोष उसे प्लेजी को बताने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट उसकी ड्यूटी बनती है ड्यूटी टू पे द डेप्ट। जो लोन उसने लिया है तय की गई शर्तों के हिसाब से ड्यू डेट पर उसे वो डेप्ट वापस करना चाहिए। टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस, प्लेजी उन चीज़ों को संभाल करके रखने के लिए जो भी खर्चा करता है, लोन के अलावा वो सारे खर्चे भी प्लेजी को पे करेगा। ड्यूटी आफ्टर सेल, अगर हम ने कोई चीज़ प्लेज की, ड्यू डेट पर हम पैसा वापस नहीं करते हैं, प्लेजी ने उन चीज़ों को मार्केट में बेच दिया लेकिन फिर भी उसका पैसा रिकवर नहीं होता, तो जितनी डेफिशिएंसी रह जाती है, जितनी कमी रह जाती है, वो पैसे हमें उसे पे करने पड़ेंगे। ये हमारी यानी कि प्लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट इसका जो काउंटर पार्ट है वो है प्लेजर के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट कि प्लेजर के राइट्स क्या होते हैं, जिसको अभी हमने कहा कि पॉनर के क्या राइट्स होते हैं। उसका सबसे पहला राइट है राइट टू गेट द गुड्स बैक। जब वो लोन वापस कर देगा उसे अपनी चीज़ें वापस प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। राइट ऑन इंक्रीज और प्रॉफिट, अगर उस चीज़ों में कोई एडिशन हुआ है, जैसे हमने बेलमेंट में डिस्कस किया था, लाइफ स्टॉक है, एनिमल में गाय का हमने एग्जांपल लिया, उसमें बछड़ा एक पैदा हो गया प्लेजी के दौरान जब वो प्लेजी के पास थी, तो उस समय वो इंक्रीज जो हुआ, एडिशन हुआ, वो भी प्लेजर को वापस मिलना ही चाहिए। राइट ऑफ कंपनसेशन, प्लेजी उन चीज़ों को संभाल करके नहीं रखता, उसमें कोई लापरवाही करता है और हमारी चीज़ों का दुरुपयोग करता है, उनका मिसयूज़ करता है, अनऑथराइज्ड यूज़ करता है और हमारी चीज़ों को कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो हमें एज ए प्लेजर वो सारा नुकसान प्लेजी से पूरा करवाने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है राइट टू गेट सरप्लस इन केस ऑफ सेल, अगर ड्यू डेट पर प्लेजर ने चीज़ें जो प्लेज की थी उसके अगेंस्ट जो लोन लिया था वो लोन वापस नहीं किया जाता, प्लेजी उन चीज़ों को मार्केट में बेच देता है और वो चीज़ें सपोज 10,000 का लोन लिया गया था, वो चीज़ें मार्केट में बिकी 15,000 में, तो वो अपने 10,000 रुपये रिकवर कर लेगा, जो 5,000 रुपये अभी एक्स्ट्रा उसके पास आ गए वो सरप्लस प्लेजर को मिलेगा और वो सरप्लस पर प्लेजर का अधिकार होता है। ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट जो हम कवर कर रहे थे कि प्लेजर को क्या राइट्स मिलते हैं। अब इसके बाद हम अगला पार्ट इसमें लेते हैं कि जिसके पास वो चीज़ें प्लेज की गई, वो पर्सन प्लेजी या पॉनी है, उसकी क्या ड्यूटीज़ या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। उसकी जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जस्ट लाइक बेली की टू टेक रिजनेबल केयर ऑफ गुड्स प्लेज, जो चीज़ें उसके पास गिरवी रखी गई हैं उनकी वो प्रॉपर केयर करेगा, किसी तरह की कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का कोई भी उस चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। नॉट टू मेक पर्सनल यूज़ ऑफ द गुड्स प्लेज, जो चीज़ें उसके पास प्लेज की गई हैं वो उनका व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करेगा। नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स, उन चीज़ों को अपनी चीज़ों के साथ मिलाने के बारे में उसे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नॉट टू परचेज द गुड्स, परचेज द गुड्स का मतलब कि उन चीज़ों का वो मालिक नहीं है, उन्हें वो खरीद नहीं सकता है। लोन अगर नहीं मिला है तो वो उन्हें बेच सकता है, लेकिन अगर वो खरीदने की बात करे तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्लेजर की परमिशन से, प्लेजर के द्वारा लोन ना लिए जाने, लोन वापस ना किए जाने की सिचुएशन में वो उन चीज़ों को मार्केट वैल्यू पर परचेज कर सकता है, नॉर्मली नहीं। रिटर्न ऑफ एक्सेस मनी, अगर वो चीज़ें प्लेजर ने लोन वापस नहीं किया, चीज़ें मार्केट में बेच दी गई, लोन रिकवर होने के बाद भी पैसे बच रहे हैं, तो जो एक्सेस मनी है उससे वो एक्सेस मनी प्लेजर को देना पड़ेगा। रिटर्न द गुड्स, प्लेजर ड्यू डेट पर पैसा वापस कर देता है तो उसे वो चीज़ें प्लेजर को रिटर्न करनी ही करनी पड़ेंगी। इसके साथ दूसरा जो जुड़ा हुआ पॉइंट है इस चैप्टर का है वो है प्लेजी के क्या राइट्स होते हैं, पॉनी जिसे कहा जाता है उसके क्या राइट्स होते हैं। पहला राइट उसका होता है राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज, जब तक उसका पैसा, प्लेजी का पैसा उसे नहीं दे दिया जाता, लोन वापस नहीं किया जाता, तब तक वो उन चीज़ों को अपने पास रिटेन करके रख सकता है, उसको रोक करके रख सकता है, जिसे स्पेसिफिक लियन भी कहा जाता है। जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो चीज़ों को वापस करने से मना कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। राइट टू रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस का मतलब होता है कि एक पर्सन ने, प्लेजर ने प्लेजी से लोन लिया 10,000 का, उसने एक चीज़ प्लेज कर दी, फिर उसके बाद उसने दूसरा लोन ले लिया, तीसरा लोन ले लिया, चौथा लोन ले लिया, लेकिन वो उसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट हैं या वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, उनमें ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ,
तो इसका मतलब वहाँ पर जो अगले लोन लिए गए उन्हें सब्सिक्वेंट एडवांसेस कहा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ भी तय नहीं हुआ है और प्लेजर ड्यू डेट पर पैसा वापस नहीं करता है तो प्लेजी को सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए भी उन चीज़ों को अपने पास रोक करके रखने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है राइट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जिन चीज़ों को प्लेज किया गया उन चीज़ों में अगर किसी तरह की कोई कमी आ जाती है, उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है और प्लेजी को संभाल करके रखने के लिए उन चीज़ों को रिपेयर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस खर्च करने पड़ते हैं, उनकी मेंटेनेंस पर कोई एक्सपेंसेस खर्च करने पड़ते हैं जो जस्टिफाइड हैं, जो जेन्युइन हैं, तो बाद में उसे वो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी प्लेजर से वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा ही होगा। राइट टू फाइल ए सुएट ऑन प्लेजर। प्लेजर पर केस करने का अधिकार। अगर प्लेजर ड्यू डेट पर पैसे वापस नहीं करता है तो उसे प्लेजर पर केस फाइल करने का अधिकार होता है ताकि वो अपने पैसे उसे रिकवर करवा सके। राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अगर प्लेजर डिफ़ॉल्टर हो जाता है, पैसे वापस नहीं करता है, तो प्लेजी को उन चीज़ों को मार्केट में बेच करके अपना पैसा रिकवर करने का अधिकार होता है। प्लेजी के द्वारा की गई सेल नॉन ऑनर के द्वारा की गई सेल है, क्योंकि प्लेजी चीज़ों का मालिक नहीं है, उसके पास सिर्फ पोजेशन होता है। लेकिन अगर लॉफुल सिचुएशन में उसका पैसा वापस ना किए जाने की सिचुएशन में वो चीज़ों को सेल करता है तो उसके द्वारा की गई सेल पूरी तरह से वैलिड सेल मानी जाती है। नेक्स्ट वन राइट टू रिसीव बैलेंस अमाउंट। अगर प्लेजी को चीज़ें मार्केट में बेचनी पड़ती हैं लोन रिकवर करने के लिए, लेकिन फिर भी लोन की पूरी अमाउंट रिकवर नहीं होती है। लोन था 1,00,000 रुपये का, वापस नहीं किया गया। चीज़ें जो मार्केट में बिकी, जो कमोडिटी मार्केट में बिकी, जो प्लेज की गई थी वो 80,000 में बिकी, तो इसका मतलब 20,000 स्टिल डेफिशिएंसी है, तो उसे ये 20,000 रुपीज़ जो डेफिशिएंट अमाउंट है वो प्लेजर से रिकवर करने का अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है इसमें बेटर टाइटल। बेटर टाइटल का मतलब होता है कि हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी कवर किया हुआ है कि जो चीज़ें हमारी नहीं हैं हम उसे बेचने का अधिकार नहीं रखते हैं। वो क्योंकि हम उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हम उस चीज़ के मालिक ही नहीं हैं, तो जब हमारा टाइटल डिफेक्टिव है तो दूसरे पर्सन का, बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। वो बेटर टाइटल, गुड टाइटल, ट्रू ऑनरशिप नहीं होगी। लेकिन प्लेज के केस में अगर प्लेजी को उसके पैसे वापस नहीं मिलते और प्लेजी चीज़ों को बेच देता है तो वो नॉन ऑनर के द्वारा की गई सेल है, लेकिन उसके बावजूद बायर को जो टाइटल मिलता है, बायर को जो ऑनरशिप मिलती है वो ट्रू ऑनरशिप मिलती है, वो सही ऑनरशिप मिलती है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको इस हेडिंग में मेंशन करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट कि प्लेज क्या होता है, प्लेज का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, दोनों पार्टीज़ की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या होती हैं। थैंक यू।